हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर वाइज फार्मूले को हम बता रहे हैं। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, क्योंकि देखिए अब जब हम रिवीजन शुरू करेंगे, वैसे रिवीजन तो शुरू कर चुके थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, लेकिन जब हम पूरे चैप्टर को रिवीजन करेंगे तो हमारे पास फार्मूले होने चाहिए, वो भी चैप्टर वाइज। एक बार हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा है, सिर्फ चैप्टर नंबर 11 रचनाएं छोड़ के इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे चैप्टर हमने बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, जो कि आपके 30% सिलेबस जो हटा के हैं उसको नहीं पढ़ाया गया, जो आपके 70% सिलेबस बचे हैं उसको पढ़ाया गया। यानी टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ने थे, जिसमें कि रचनाएँ नहीं हमने पढ़ाया है। रचनाएँ जैसे ही पूरा फार्मूला हमारा खत्म होगा, आज इसका पार्ट 2 है। जितना भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखें, जाके अभी कल ही वीडियो पढ़ा है, सभी बच्चे जाके देखें। और जो बच्चे अभी लाइक देख रहे हैं वीडियो को, तुरंत लाइक कर दें। अभी तुरंत लाइक करिए। हमें नहीं पता है कैसे होगा, लेकिन लाइक पे आपका हाथ जाना चाहिए। चलिए, आई होप लाइक कर दिए। आज हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज चैप्टर नंबर 6 और निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति के फार्मूले को और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, ठीक है, जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं, और साथ में निर्देशांक ज्यामिति ये, और इसमें त्रिभुज में तो फार्मूले नहीं है। त्रिभुज में जो थ्योरम होता है, प्रमेय होता है, ठीक है। और साथ में हम रचनाओं में कोई फार्मूला होता नहीं है। रचनाएं में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी, और पसंद आ रही हैं बच्चों को, ठीक है। और आपके ही अकॉर्डिंग और कल पार्ट 3 आएगा, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो आयतन वाला चैप्टर है और सांख्यिकी का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूरा चैप्टर ही हमारा क्या है, फार्मूले बेस्ड है। तो आइए चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज चैप्टर का हम क्या करते हैं, फार्मूले कुछ रिवीजन करते हैं। देखिए त्रिभुज चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं कि समरूपता का जो कंडीशन है कि 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं। देखिए कोई चीज़ समरूप होने का मतलब है एक ही रूप, ठीक है। समरूप का मतलब होता है एक ही जैसा देखने में, रूप जिसका फॉर्म, जिसका चेहरा एक जैसा हो। जैसे मान लीजिए भले चेहरा बड़ा छोटा हो, ये मैटर नहीं करता है, बशर्ते एक जैसा दिखना चाहिए। जैसे हम कहें दो जुड़वा भाई एक जैसे दिखने में लगते हैं, लेकिन एक होते नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज हमारा पी, थोड़ा समरूप समझ लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे थ्योरम पे। पी क्यू आर है और एक त्रिभुज छोटा सा ही है, त्रिभुज मान लीजिए ABC, ठीक है। ये त्रिभुज हमारा ABC है और एक त्रिभुज PQR। देखिए दोनों त्रिभुज देखने में एक जैसे लग रहे हैं, बशर्ते कि ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे PQR हमारे समरूप हैं त्रिभुज ABC। ये तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हो गया, देखने में लग रहा है, ठीक है, एक ही जैसे। लेकिन आप हमेशा नहीं कह सकते कि ये त्रिभुज इसके समरूप है। कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा क्या है, ये वर्ग है, यहाँ पे PQRS, ठीक है। और एक और बड़ा वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे A B और C और D, तो ये दोनों वर्ग जो है हमारे PQRS, ठीक है। ये हमारे PQR समरूप हैं किसके, त्रिभुज नहीं है, ये वर्ग है, ठीक है। वर्ग हमारा ABCD के देखने में एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। भले छोटा बड़ा साइज हो, तो इसमें साइज नहीं मैटर करता है, एक जैसा उसका आकृति होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए। चलिए, तो ये बात की बात हुई। हमें बेसिकली त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, और किसी समरूप आकृति के बारे में डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के। तो कुछ कंडीशंस हैं कि 2 त्रिभुज कब समरूप होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, सब कुछ सही है कि नहीं, उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। जो थ्योरम है, इस थ्योरम पर आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बहुत ही आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर का। इसको एक बार समझ लीजिए और इस पर कैसे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, या इसी को बोलते हैं थेल्स का थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता कि थेल्स का थ्योरम लिखिए, आपका 1 नंबर का हो गया, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं, अगर सिर्फ फिगर बना के उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं, तभी आपका 1 नंबर हो गया, ठीक है।
तो इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं या थेल्स का थ्योरम। थेल्स का थ्योरम कहता है कि अगर कोई त्रिभुज दिया हो, देखिए एक त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में अगर कोई किसी एक भुजा के समांतर, यहाँ पे मान लीजिए ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, यहाँ पे जो mn है समांतर है किसके, क्यू आर के। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि ये पी एम अपान में एम क्यू, देखिए पी एम अपान में एम क्यू बराबर होता है भैया पी एन अपान में एन आर। यही है थेल्स का थ्योरम, पी एन अपान में ये चीज़, ये थेल्स का थ्योरम कहता है। कब होता है, तब जब ये भुजा एम एन हमारा समांतर हो गए तब, ठीक ना। इसी का कन्वर्स है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यानी कि उल्टा, ठीक है, कन्वर्स भी है इसका स्टेटमेंट सही है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा ए एम अपान में एम क्यू, ठीक है, दिश अपान में दिश इक्वल टू दिश अपान में दिश, देखिएगा एम अपान में एम क्यू बराबर हो भैया पी एन अपान में एन आर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकलता है कि ये जो भुजा एम एन है समांतर होती है किसके, क्यू आर के। तो ये दोनों आपस में सीधा भी सही है और उल्टा भी सही है कि अगर ये भुजा यानी कि एम एन हमारा समांतर है क्यू आर के, तो ये चीज़ होगा, अगर ये चीज़ होगा तो ये भुजा इसके समांतर होगी। तो प्रमेय जो है ये दोनों हमारा स्टेटमेंट सही है। 6.1 हो गया, ठीक है, और 6.2 भी हो गया। इसमें देखिए बेसिकली थ्योरम आपको पता होना चाहिए, यानी अगर हम ये लंबाई x दे दें, ये y दे दें और ये z दे दें और ये r दें, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x बाई वाई इक्वल टू z बाई आर, ठीक है, अगर लंबाई की बात करें। ये तब होगा जब ये भुजा इसके समांतर हो, ये वाली जो एम एन है, समझ में आया, कोई डाउट थेल्स थ्योरम में नहीं होना चाहिए। तो इतना आपको पता होना चाहिए थेल्स थ्योरम क्या है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी इसको बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय भी बोलते हैं इसको। तो अगर इस नाम से बोला जाए चाहे थेल्स थ्योरम के नाम से बोला जाए, दोनों एक ही है और इसमें इसका कन्वर्स भी है, ठीक है। इसको ये प्रमेय, ठीक है, ये प्रमेय इसको 2 भी कर लीजिएगा, ये प्रमेय 2, यदि दिश अपान में दिश इक्वल टू दिश अपान में दिश, तो ये भुजा, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक चीज़ जो कि बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अब आते हैं कुछ त्रिभुजों की, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, कैसे देख के बताएंगे। देख के तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब कुछ कंडीशंस हैं उसको जब अप्लाई करेंगे, कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है उसको जब अप्लाई करेंगे तो दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो किस किस कंडीशन में हमारे दो त्रिभुज समरूप होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। देखिए इसमें 3 प्रमेय हैं त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ। यहाँ पे जो क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ऑफ 2 ट्रेंगल, 2 ट्रेंगल सिमिलर कब होते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो हमारे पास 3 प्रमेय हैं। एक प्रमेय 6.3 आपके बुक में होगा, प्रमेय नंबर 6.4 और प्रमेय नंबर 6.5। ये तीनों ही हम बारी बारी से डिस्कस कर देते हैं। तीनों का स्टेटमेंट क्या है हम एक बार रीड कर देते हैं और उसके बाद जो है इस पर हमें क्या करना है, सवाल को डिस्कस कर लेंगे तो हमारा चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। 3 क्राइटेरिया है, अगर उन तीनों क्राइटेरिया में किसी एक क्राइटेरिया को फिट होगा तो 2 त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। देखिएगा पहला स्टेटमेंट क्या है, देखिए पहला स्टेटमेंट मान लीजिए हमारा क्या है, एक त्रिभुज ए, यहाँ पे बी और सी है और यहाँ पे एक त्रिभुज हमारा क्या है, मान लीजिए यहाँ पे पी क्यू आर है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर 2 त्रिभुज में, यहाँ पे क्या है, त्रिभुज हमारा ए बी सी है, समझ में आ रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर, समझिएगा गरीब। तो कह रहा है कि अगर 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यानी कि यहाँ का कोण इसके बराबर है, समझिएगा, कोण ए बराबर है कोण पी के, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। एक बार स्टेटमेंट को समझिए, बहुत ज़्यादा लिखना जरूर नहीं है। यहाँ पे कोण बी बराबर है भैया कोण क्यू के, ठीक है, कोण क्यू बराबर है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और यहाँ वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 3 लाइन खींच दे रहे हैं, तो कोण सी बराबर हो कोण यहाँ पे आर के। अगर ये संगत कोण बराबर है तो
इसमें क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ए बी अपान में पी क्यू, ए बी अपान में पी क्यू, ठीक है, ये बराबर होगा बी सी अपान में क्यू आर, बी सी अपान में क्यू आर, ठीक है, और ए सी अपान में पी आर, ए सी अपान में पी आर। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा मिलेगा। अगर दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हैं तो संगत अनुपात, भुजाओं के संगत अनुपात बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के समरूप होने के लिए दोनों कंडीशन बहुत पर्याप्त है। अगर दो त्रिभुज आप चाहते हैं कि समरूप हो तो आप ये देखिए कि संगत कोण बराबर हों और साथ में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी दो त्रिभुज में अगर तीन कोण आपस में बराबर दिख रहे हों तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं, समरूप हैं। इसलिए त्रिभुज हमारा ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें कोण का खेल है। कभी कभी क्या होता है कि दो त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ दो ही कोण बराबर होते हैं, तीसरा दिखता नहीं है। एक चीज़ हम बता देते हैं कि अगर दो त्रिभुज में, दो अलग अलग त्रिभुज में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक है, पसंद आ रहा है वीडियो लाइक कर दीजिए। पूरा फार्मूला एक बार रिवाइज कर देंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा रिवीजन करना, और फार्मूले आपके तैयार हैं तो आधा काम तो ऐसे हो जाता है। अगर दो त्रिभुज में अगर ये कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, अगर कोण सी कोण आर के बराबर नहीं दिख रहा है तो ऑटोमेटिक तीसरा इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके, कोण सी ऑटोमेटिक कोण आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ। ठीक है, पहला थ्योरम हमने डिस्कस कर दिया। अब देखिए थ्योरम, इसको नोट कर लिए होंगे आई होप, बस समझना है, आपके बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। 6.4 देखिए, समझ में आ गया? 6.3 हो गया थ्योरम। इसमें देखिए 6.4 थ्योरम क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज हमारे कैसा चल रहा है भाई, दो त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी हो, और एक त्रिभुज हमारा मान लीजिए यहाँ पे है पी क्यू आर। ठीक है, इस बार उल्टा है, कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो भैया, यानी कि ए बी का अनुपात बराबर हो पी क्यू के, ठीक है, ए सी का अनुपात बराबर हो पी आर के, ए सी अपान में पी आर के नहीं, मतलब ए सी अपान में पी आर का जो अनुपात है बराबर हो किसके, ये बी सी अपान में क्यू आर। उल्टा हो गया। अगर किसी दो त्रिभुज में ये चीज़ आपको मिल रहा हो, यानी कि ये क्या है, दिया है। ठीक है, अगर किसी दो त्रिभुज में, दो अलग अलग त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण पी के, ठीक है, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, ठीक है, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और ये कोण सी बराबर हो जाएगा, तीन लाइन, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। तो अगर संगत भुजाओं का अनुपात, एक चीज़ और ध्यान दें कि अगर ए बी अपान में पी क्यू है तो इसके सामने का जो संगत कोण होगा ये होगा कोण सी अपान में कोण आर। ये चीज़ मिस्टेक होता है, तो कोण सी अपान में कोण आर, ए सी अपान में पी आर का जो अनुपात बराबर है, तो ए सी के सामने का कोण बी है तो कोण बी, और पी आर के सामने का कोण क्यू है तो यहाँ पे कोण क्यू बराबर होगा। ठीक है, तो अगर दो त्रिभुजों में, दो अलग अलग त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ऑटोमेटिक संगत कोण बराबर हो जाते हैं। अगर ये दो चीज़ मिल गया तो फिर से हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाता है त्रिभुज पी क्यू आर का। तो समरूप दिखाने का ये दो क्राइटेरिया आपने सीख लिया। ये हमने त्रिभुज चैप्टर में जितने भी बच्चों को डाउट था जाके पूरा अच्छे से देखे, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो पड़ा हुआ है त्रिभुज का, पूरा हमने डिटेल में बताया हुआ है। समझ में आ रहा है? बहुत बच्चे शादियों में बिजी हो गए हैं क्योंकि व्यू बताता है क्या स्थिति है। कल ही शादी थी, बहुत ज़्यादा लगन था कल। ठीक है, तो कम जाइए, घर वालों को जान दीजिए और बोल दीजिए कि पापा हमको रसगुल्ला लेते आइएगा।
चाहे जो भी आपके फैमिली मेम्बर से कोई भी जाए शादी में तो उनको बोल दीजिए हमको लेते आइएगा, हम पढ़ेंगे, हम शादी वादी अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर भी बीत जाएगा पूरे इसी तरह से। अब देखिए 6.15 का क्या कहना है, अगर दो त्रिभुज, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी सी है और एक त्रिभुज हमारा फिर से वही काम पी क्यू आर। इसके बाद हमारा सिर्फ दो थ्योरम पड़ जाएगा, एक क्षेत्रफल वाला है और एक पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसमें फार्मूले के नाम पे थ्योरम है, थ्योरम पे आधारित ही सवालों को हम डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे? जितने लाइव देख रहे हैं सब लोग लाइक कर दें। यहाँ आप देखिए कह रहा है कि अगर ए बी अपान में पी क्यू है, देखिए ए बी अपान में पी क्यू का जो अनुपात है बराबर हो ए सी अपान में पी आर, ठीक है, ए सी अपान में पी आर के हमको ये इसका अनुपात और 3 लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे इसका अनुपात बराबर दिख रहा है। लेकिन इन दोनों भुजाओं के बीच में ये जो कोण है, ये कोण, और इन दोनों भुजाओं के बीच में ये वाला कोण है, और तीसरा चीज़ क्या है, कोण ए बराबर है कोण पी के। दो संगत भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है अगर वो बराबर हो, यानी कि कोण ए बराबर हो कोण पी के, ये चीज़ अगर आपको कहीं मिल जाए, ठीक है, दो ही भुजाओं का अनुपात बराबर हो, और तीसरा जो है जिन दो भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है दोनों त्रिभुजों में अगर वो कोण बराबर हैं तो आप तभी फिर कहेंगे कि त्रिभुज हमारा क्या है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। और ये वाला जो क्राइटेरिया था ये था साइड 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 साइड, और पहला जो क्राइटेरिया था वो एंगल 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 का था, ठीक है। तो अगर दो त्रिभुज में अगर 3 कोण बराबर हैं तभी त्रिभुज समरूप होगा। दो त्रिभुज, दो अलग अलग त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत अनुपात ये नहीं कि बराबर करना है, बराबर कर देंगे तब तो वो सर्वांगसम हो जाता है। अनुपात बराबर है, दो त्रिभुज में अनुपात बराबर है भुजाओं का, तभी त्रिभुज समरूप होंगे। और दो त्रिभुज में अनुपात, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके बीच में जो कोण है जो बनना अगर वो बराबर है तभी हमारा त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो समरूप होने के लिए ये 3 क्राइटेरिया जो कि प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 के माध्यम से आपको डिस्कस किया गया। समझ में आ गया? चलिए आते हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड आपका जो प्रमेय है वो हम डिस्कस कर देते हैं, इसको हटा दें। चलिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात हम करते हैं। आपका प्रमेय 6.6 है, आपके बुक में देख लीजिए पेज नंबर 155, प्रमेय नंबर 6.6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कभी कभी ये थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ही दे देता है 6 नंबर में, ठीक है। तो ये 1 नंबर 2 नंबर नहीं, 6 नंबर में सीधे थ्योरम आती है। पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या कहना है। कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, यानी कि हमको समरूप दिखाना नहीं है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज पी क्यू आर हमारे क्या हैं, समरूप है। इसमें कह रहा है असमरूपता की जो कंडीशन है कि कोण ए बराबर है यहाँ पे कोण पी के, कोण बी बराबर है यहाँ पे कोण क्यू के, यहाँ पे 3 लाइन खींच दे रहे हैं, यहाँ पे 3 लाइन खींच दे रहे हैं, कोण सी बराबर है कोण आर के, ठीक है। तो अगर 3 कोण बराबर हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, ऐसा समरूप त्रिभुज में हमेशा होता है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाते हैं, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि दो त्रिभुज समरूप हैं, इसमें समरूप दिखाना नहीं, क्वेश्चन में अगर लिखा है कि समरूप हैं तो इनका जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि एरिया ऑफ ए आर का मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र, एरिया ऑफ ए बी सी, जो त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और ये कुछ नहीं होता है, इस संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ए बी अपान में पी क्यू आर, इसका स्क्वायर ये बराबर होगा यहाँ पे ए सी अपान में पी आर, इसके स्क्वायर के बराबर, अपान में यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपान में क्यू आर, ठीक है। इन तीनों भुजाओं के संगत, जो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात है, ठीक है। आप भले ही अलग अलग दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल नहीं निकाल पा रहे हैं,
लेकिन आपके पास एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा थ्योरम है, एक ऐसा प्रमेय है, एक ऐसा टूल्स है जिससे आप दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ रेशियो ऑफ द ट्रायंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है हम निकालने का हमारा ये तरीका है। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट यही है कि अगर दो त्रिभुज हमारे समरूप दिए हैं तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समझ में आ गया स्टेटमेंट? बहुत बढ़िया। आप बाकायदे इसको हमने कराया हुआ है। ठीक है, इसको एक अलग लेक्चर में कराया हुआ है। तो ये हो गया 6.6 और थ्योरम 6.7 देखिए, यही सब फार्मूले हैं। चलिए एक प्रमेय 6.7 मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी आज हम ये आखिरी प्रमेय होगा पाइथागोरस प्रमेय, उससे पहले एक 6.7 है और 6.8 भी है। इसमें 6.7 थ्योरम देखिए, कह रहा है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, यानी कि कोई भी त्रिभुज समकोण कब होता है? जब तीनों कोणों में से कोई एक कोण क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। इतना तो क्लियर है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो कह रहा है कि अगर यहाँ से इस पर 90 डिग्री डालना ठीक है, यहाँ से हमने एक मिला दिया जो कि ऐसे वैसे नहीं मिलाया गया, यहाँ सामने वाली भुजा पे क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप तीन त्रिभुज बन गए। एक तो बड़ा वाला त्रिभुज है ये है, एक त्रिभुज ABD बन गया है। यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी ऐसे मेंशन कर दिया था, तो 90 डिग्री का ही सिंबल होता है। एक त्रिभुज ABD हो गया, एक त्रिभुज BCD हो गया, तीन त्रिभुज बनते हैं। तो कह रहा है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में जहाँ पे कोण 90 डिग्री होता है, वहीं से सामने वाले भुजा पे अगर 90 डिग्री हम फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो जो तीन त्रिभुज बनेंगे, तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, एक तो मान लीजिए त्रिभुज हमारा, ध्यान दीजिए, ABD समरूप होगा त्रिभुज BCD के, ABD, और त्रिभुज हमारा हो जाएगा BCD के। ठीक है, ये कोण यहाँ से होगा तो A हो गया यहाँ पे BB। ठीक है, अब सही है। लेकिन खास बात ये है कि जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABD, वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये जो ABC है, ठीक है, या हम छोटा वाला भी कह सकते हैं, ABD बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। देखिए, तो कोण D पे 90 डिग्री बन रहा है ना, और बड़े वाले त्रिभुज में कोण B पे 90 डिग्री है। तो पहले जो है आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे A हो जाएगा, B की जगह यहाँ पे हमारा D हो जाएगा। ठीक है, और B पे 90 क्या कर रहे हैं, ABD, और बड़े वाला त्रिभुज जो है यहाँ पे ABC हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज़ हमें ध्यान देना है। DAC भी हो जाएगा यहाँ पे, ACB। ठीक है, ये चीज़ होगा क्योंकि B पे 90 डिग्री है बड़े वाले त्रिभुज में, और यहाँ पे D पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये होना चाहिए। A दोनों त्रिभुज में कॉमन है, और B, ठीक है, ये चीज़ हो गया ABD। सही है। तो उसी तरह से जो एक बड़ा वाला जो ये वाला त्रिभुज है यहाँ पे BCD, वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। तो ये थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर, लेकिन जानना ज़रूरी है। इसको हटा देते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है पाइथागोरस थ्योरम है। इसका प्रूफ भी आता है, इसका स्टेटमेंट भी आता है बहुत बार एग्जाम में, और साथ में इसका प्रूफ और स्टेटमेंट कभी कभी दोनों आ जाता है। इस पे आधारित क्वेश्चन बहुत है। सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे कोण 90 डिग्री है, यहाँ पे कोण C है। ठीक है, यहाँ पे कोण B 90 डिग्री है, यानी कि किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो त्रिभुज ABC हमारा समकोण हो जाता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारा क्या कहलाती है, कोण। ठीक है, ये हो जाता है आधार, और ये क्या हो जाता है भैया, लंब। त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में नहीं, किसी समकोण त्रिभुज के लिए ही पाइथागोरस थ्योरम सही है, अदरवाइज किसी त्रिभुज के लिए नहीं। तो किसी समकोण त्रिभुज में जो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर
बस यही जान लेना, कण का स्क्वायर जो होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये चीज़ समझ में आया। यही पाइथागोरस थ्योरम है, सबको आपको पता है पहले से। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बी सी स्क्वायर। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं तुरंत लाइक कर दीजिए। ये चीज़ है, ये और ये सेम चीज़ है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, त्रिभुज में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत बढ़िया से हमने पढ़ाया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में शुरू से एकदम वीडियो देखिए त्रिभुज का। अगर आपको कन्फ्यूज़न और डाउट है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 10 बार देखिए, जितना बार देखेंगे उतना बार आपको क्लियर होगा। तो ये रहा त्रिभुज में थियरम, जो फार्मूले के नाम पे थियरम है, वही हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया। आइए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें कुछ फार्मूले को डिस्कस करते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति में आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर में मात्र 3 फार्मूले हैं। एक तो दूरी वाला फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, विभाजन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला इंग्लिश में बोलते हैं, और एक होता है त्रिभुज या क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 3 फार्मूले होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं और हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, और इधर ओरिजिन से नीचे आते हैं नेगेटिव वाई। अगर यहाँ पे दो बिंदु ए का निर्देशांक x1 कामा y1 है, एक बिंदु बी का निर्देशांक x2 कामा y2 है, तो ये जो है दोनों बिंदुओं को मिलाने से ये जो रेखा बन रही है, इस रेखा की अगर हमें लंबाई बतानी है, या हम ये कहें कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, तो दूरी का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, इसको हम ए बी से दिखाएंगे, ठीक है। ये हो जाता है मेरे प्यारों, सभी को पता है, ये हो जाता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाता है y2 माइनस y1 का। तो कम से कम आपको फार्मूले तो पता ही होना चाहिए। ये हो गया, अगर ए बी की आपको लंबाई निकालनी है तो आपको ये फार्मूला यूज़ करेंगे, चाहे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और ए बी इक्वल टू, देखिएगा ये अंतर नहीं आएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसी में आएगा। मान लीजिए x2 माइनस x1 आपने 4 की घटाया तो 4 आया, तो जब आप x1 माइनस x2 करेंगे तो -4 आएगा, चूंकि स्क्वायर होने के नाते क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा, समझ आया। चाहे आप ये फार्मूला यूज करें, चाहे एक फार्मूला यूज करें, एक ही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। अगर दो बिंदुओं में एक बिंदु ओरिजिन हो जाए, सपोज करिए, ठीक है, एक ओरिजिन हो जाए और एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए P है, x, y है, अगर ये निकालना है तो सिंपली जो OP होगा, यानी जब भी एक बिंदु, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दो बिंदुओं में एक बिंदु अगर ओरिजिन हो जाए, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसमें एक निशांक जो है, एक बिंदु हमारा ओरिजिन हो जाए मूल बिंदु, तो उसकी दूरी जो है एक √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया डिस्टेंस फार्मूला। अब आ जाते हैं विभाजन फार्मूला, इसको मिटा देते हैं। सेक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए दूसरा जो फार्मूला है टाइप 2, T2 का मतलब होता है टाइप 2, दूसरे प्रकार का जो फार्मूला है विभाजन सूत्र बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। देखिए क्या होता है, अगर दो बिंदु यहाँ पे x1 कामा y1 होगा, यहाँ पे x1 कामा y1, एक बिंदु A का निर्देशांक x1 कामा y1 है, एक बिंदु B का निर्देशांक x2 कामा y2 है, तो ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपके दिए रहेंगे, जैसे 4,5 हो गया, 6,8 हो गया, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में होगा कहीं पे पॉइंट P, उसका x कोऑर्डिनेट निकालिए, उसका y कोऑर्डिनेट। जबकि यह बिंदु P जो है रेखाखंड AB को m:n रेशियो में विभाजित करता है। ये लंबाई, ये जो AP है, देखिएगा जो AP अपान में PB, ठीक है, ये जो अनुपात है m/n, या हम कह सकते हैं कि AP जो PB है भैया, उसका जो अनुपात है m/n है, ठीक है। यानी कि ये जो बिंदु P है पूरे रेखाखंड को, हालांकि सीधी लाइन नहीं है, ये लंबाई n है, ठीक है, लंबाई नहीं कह सकते, अनुपात, और ये हमारा क्या है m है। इस बिंदु P का निशान क्या होगा ये हम बताना है, ठीक है। इस बिंदु P का जो निशांक होगा, पहले x कोऑर्डिनेट हो जाता है, कैसे निकालते हैं, mx2, ध्यान दीजिएगा, mx2, जब ये n लेते हैं, इधर का n लेते हैं, तो ये x1 हो जाता है,
n(x1) अपान में m प्लस n, ठीक है। ये निकल के आता है इसका y, इस बिंदु P का x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, इसका y कोऑर्डिनेट देखिए। अब यहाँ पे m, अगर वो m लेते हैं तो इधर हो जाएगा y2, इधर n y1 अपान में नीचे m प्लस n। ये हो गया बिंदु P का निर्देशांक, समझ में आया। बिंदु P का निर्देशांक मतलब x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट, एक x कोऑर्डिनेट यहाँ से निकलेगा और y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। खूब क्वेश्चन किया गया है इस पे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं। जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी लग रहा होगा, बहुत ही ईजी। और फार्मूले बहुत ज़रूरी है, रिवाइज करना आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और इसी में एक स्पेशल केस देख लीजिए कि ये जब बिंदु P जो है मध्य बिंदु हो जाता है, ठीक है। अगर ये बिंदु P जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच में हो, m:2 अनुपात m:n अनुपात में ना हो, समझिएगा। फार्मूला एक बार समझ लीजिए। एक बिंदु A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एक बिंदु B का जो निर्देशांक है x2, y2 है, ठीक है। अगर ये पॉइंट P x, y बीचों बीच हो, दैट मीन्स कि ये लंब, ठीक है, m की वैल्यू 1 और यहाँ पे क्या हो जाए n की वैल्यू 1। देखिए बिंदु P अगर AP = यहाँ पे PB हो जाए, ठीक है। ये लंबाई AP बराबर हो जाए PB, तो इसका मतलब बिंदु P जो है बीच में है। तो आप अनुपात अगर बात करेंगे तो 1:1 हो जाएगा, यानी m की वैल्यू 1, ठीक है, और n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो हम कहेंगे जो बिंदु P है मध्य बिंदु कहलाएगा, मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। अगर इसको हम मिला दें पूरा, ठीक है, तो इस बिंदु P का जो निर्देशांक होगा मेरे प्यारे बच्चों, x1 प्लस x2/2, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2/2, ये चीज़ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हुआ निर्देशांक ज्यामिति में। फार्मूले बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बहुत पानी की तरह साफ दिखना चाहिए। जैसे आप शीशा में देखते हैं अपने चेहरे को तो साफ साफ दिखता है, वैसे आपके दिमाग में भी फार्मूले पूरे चैप्टर के होने चाहिए। इसलिए हमने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चला दिया है, किसका, पूरे चैप्टर वाइज फार्मूले का, समझा गया। चलिए निर्देशांक ज्यामिति का जो आखिरी फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ये एक आखिरी फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का आखिरी फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो लाइक कर दीजिए। अच्छा चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रेड कलर का दिखता है ना, और साथ में जो घंटी दिख रही है उसको दबा लीजिएगा। आपको अब मॉर्निंग में ही वीडियो मिलेगा क्लास 10th का, जैसे पहले 9 बजे मिलता था वैसे आपको, ठीक है। अगर तीन बिंदु अलग अलग जगहों पे हों, बिंदु A का निर्देशांक x1, y1, बिंदु B का निर्देशांक x2, y2, बिंदु C का निर्देशांक x3, y3 हो, इन तीनों बिंदुओं को हम मिला दें, ठीक है। तीनों बिंदुओं को मिलाएं आपस में तो एक त्रिभुज बनता है, और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है भाई, चलिए बताइए। त्रिभुज ABC एरिया, ठीक है, क्या होता है फार्मूला, बहुत बच्चे जानते हैं, 1/2। यहाँ पे x1 हो जाता है, फार्मूला हो जाता है y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे हो जाता है x2 y3 माइनस y1, ठीक है। ये हो जाएगा x3, y3 के बाद आ जाता है y1 माइनस y2, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये फार्मूला आपको मिलेगा इस त्रिभुज, जो त्रिभुज ABC का, ये जो हमारा त्रिभुज ABC बन रहा है, इसका क्षेत्रफल तो होगा ना। कोई भी त्रिभुज बिना क्षेत्रफल का नहीं हो सकता है, उसकी कुछ न कुछ वैल्यू ज़रूर होगी, चाहे बहुत कम ही क्यों न क्षेत्रफल हो, ठीक है। इसमें खास बात क्या है, ये जो पॉइंट x1, y2, ये देखिए ये x1 है, ठीक है, ये x2 है और ये x3 है, ठीक है। यहाँ पे y1, इसको y2 और मान लीजिए यहाँ पे y3। ये जो पॉइंट बदलते हैं इस सीक्वेंस में बदलता है। यहाँ पे x1 आया है तो x1 के बाद आया है x2, x2 के बाद आया x3, तो ये जो पॉइंट है बड़ा सीक्वेंस में चेंज होते हैं। अब देखिए y1, y2, y3, y3 के बाद जब भी आएगा y1, y2 आया है यहाँ पे, y2 के बाद यहाँ पे y3 आया है, y2 के बाद y3।
अब y3 आया है तो y3 के बाद क्या आएगा y1, y3 यहाँ पे है तो y3 के बाद क्या आना चाहिए y1, अगले टर्म में y1 आया है, y1 आया है तो y1 के बाद y2 आना चाहिए अगले टर्म में। तो तीनों इसमें शुरुआत जो है ये आपका पहला टर्म अगर आप लिख लिए ये वाला 1 2 3 1 2 3, इसको ऐसे रख लेना है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3। अगर ये वाला टर्म आप लिख लिए तो ये वाला भी लिख लेंगे और ये वाला भी लिख लेंगे। फार्मूले को जो याद करने का ट्रिक है ये हो गया, ठीक है। लेकिन त्रिभुज का आपको तीनों बिंदु दे के त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत कम पूछता है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि ये तीनों बिंदु संरेख होंगे तो क्या होता है, ठीक है। यहीं से आता है बच्चे संरेख का कॉन्सेप्ट, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। देखिए ये तीनों बिंदु संरेख का मतलब होता है एक रेखा में, नाम से ही लग रहा है। संरेख का मतलब हो गया कोलिनियर, इंग्लिश में बोलते हैं, संरेख का मतलब एक ही रेखा में। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हों, ठीक है, ये हो गया x1 कामा y1, एक बिंदु हमारा हो गया x2 कामा y2, ठीक है, और एक बिंदु C हो गया x3 कामा y3। अगर ये तीन बिंदु एक ही रेखा में हों, एक जिसको बोलते हैं संरेख, तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से कभी त्रिभुज बनता नहीं है। और जब त्रिभुज नहीं बनता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो कभी भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, जैसे 1/2, ध्यान दीजिएगा x1 कामा ये y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस ऐसे तीनों करके जैसे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें 0 आया, ठीक है। अगला वाला टर्म भी लिख लीजिएगा, ये वाला भी, ये वाला भी। जैसे आपने तीनों बिंदु को रख के आप इसका क्षेत्रफल निकालें, अगर 0 आ गया तो तुरंत कहिएगा कि बिंदु, ठीक है, बिंदु A, B एवं C क्या होंगे, संरेख होंगे, संरेख होंगे, ठीक है। तो कभी भी तीन बिंदु संरेख दिखाना हो तो इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिखा देना है, 0 दिखा देना है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे चैप्टर नंबर हमारे जो त्रिभुज और निशांक ज्यामिति के। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। बहुत कम फार्मूले हैं, वृत्त में कोई फार्मूला नहीं है, वृत्त हटा दिया गया है, वृत्त की रचनाएं नहीं पढ़ना, वृत्त की रचनाएं में कोई फार्मूला है नहीं, उसमें सिर्फ रचना बताएं। जो मेन फार्मूले हैं वो हमारा है पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन वाला और सांख्यिकी का। तो कल मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 3 में, ठीक है, पार्ट 3 में हम पूरा का पूरा कल डिस्कस कर देंगे, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, जितने भी हमारे फार्मूले बचे हैं शेष। तो कल भी एक लेक्चर ज़बरदस्त होगा। आई होप आपको ये चीज़ें आज समझ में आ गई होंगी। अगर पहले कोई डाउट रहा होगा तो निश्चित रूप से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हर बार जितना बार आप पढ़ेंगे हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल हम पूरा फार्मूले का जो सीरीज है ख़त्म कर देंगे। 3 हिस्सों में मैंने फार्मूले को अलग अलग तोड़ के किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख दें तो ऐसे आप समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ें हैं उसके अंदर वो हमें डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी भी 3 बिंदु को दिखाना है, संरेख है, तो आप तुरंत दिखाइए कि तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। या उल्टा भी होता है कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 लेके चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किया। बाकी जो शेष फार्मूले हैं आपके बुक में वो हम कल डिस्कस कर देंगे पार्ट 3। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे देख रहे हैं निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिलेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो पुराने वीडियो कैसे देखें, कहाँ जाके देखें। बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई किया, क्या करें, कैसे करें। तो भैया हम सारे बच्चों से यही कहेंगे कि जाके शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ से लॉगिन कर लीजिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी द्वारा। वहाँ पे आपको फ्री वीडियो का जो सेक्शन है वहाँ से सब कुछ मिलेगा। अगर आप नोट्स वगैरह चाहते हैं तो टॉप 100 बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ पैसा लगेगा, ठीक है। वो साल भर का फीस है, लेकिन अब तो 3-4 महीने ही बचे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई बहुत इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, 499 रुपये है। पढ़ाई के लिए आप इतना नहीं खर्च कर सकते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं पार्ट 3 में, जो कि हम पूरे फार्मूले को डिस्कस कर देंगे। उसके बाद जो भी आप चैप्टर कहेंगे वो हम आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे।
तो कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। वीडियो जाते जाते लाइक कर दीजिए, लाइक कर दिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।